नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके देश में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 5 जुलाई और 5 जुलाई को दोस्तों आपका एसएससी CHSL का एग्जाम था, जो कि आपका फोर्थ शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फोर्थ शिफ्ट में आपके जीके से 25 प्रश्न पूछे गए थे। 25 में से अधिकतम जितना हो सकते थे रियल प्रश्न आपके मिल गए हैं। सभी प्रश्न आपका 100% रियल हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ में प्रश्न से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे, जिससे आपके नेक्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न बनेगा आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया कि किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। यह आपसे पूछा गया था पीवी सिंधु ने आपका किस ओलंपिक में रजत पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर 2016 का रियो ओलंपिक होगा। रियो डो जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राजील में स्थित है, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन को पहले से ही आपको बता रखा है। जब आपसे पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम में आपका जो गीता फोगाट है, जो कि पहला पदक है जो कि जीती है, उसी में हमने सभी बिंदुओं पर चर्चा किया था, जिसमें से एक बिंदु आपका ये पीवी सिंधु के बारे में भी था। तो पीवी सिंधु ने 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता। महिला एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में इन्होंने जीता है। इसके अलावा वो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, ठीक है। इसके अलावा पहलवान सुशील कुमार, निशानेबाज राजवर्धन सिंह राठौर और विजय कुमार के बाद ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली चौथी भारतीय बनी थी उस समय। इसके अलावा ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की 5वीं खिलाड़ी भी बनी है, और उन्होंने मार्च 2015 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट के लिए एक्साइटिंग न्यूज़ के बारे में, जो कि टेक्स्ट बुक के द्वारा लाया गया है। टेक्स्ट बुक ने मंथ और मंथ तक लास्ट 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया है, यानी कि एनालिसिस किया है। जैसा कि आप जानते हैं, टेक्स्ट बुक इज़ द नंबर 1 फॉर पीवाईपी सॉल्यूशन, और अब उन्होंने इन्हीं पीवाईपी को ध्यान में रखते हुए पूरा करिकुलम को डिजाइन किया है। यह जो करिकुलम है टीचर्स और टॉपर एनालिस्ट के कंसल्टिंग के साथ है, जो कि बनाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, टेक्स्ट बुक ने मल्टीपल सर्वे किया है और हजारों स्टूडेंट से बात की है, ताकि समझ सके कि स्टूडेंट को प्रिपरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज कहाँ होती है। यह डीप रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के बाद टेक्स्ट बुक ने कुछ अमेजिंग फीचर को लॉन्च किया है, जैसा कि आपका 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आपको इसमें आपको एक पर्सनल एडवाइजर मिलेगा, जो कि सुबह 10 से रात 10 बजे तक कॉल, चैट और ईमेल के थ्रू अवेलेबल रहेगा। कोई भी क्यूरी होगी तो ये एडवाइजर आपका सपोर्ट सिस्टम बनता रहेगा और बना रहेगा। इसके अलावा दूसरा है गूगल मीट फॉर फैकल्टी गाइडेंस, यानी कि टॉप फैकल्टीज़ के साथ आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट गूगल मीट से जुड़ सकते हैं। तीसरा है आपका वीकली प्रोग्रेस अपडेट, यानी कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं उसका एक रिपोर्ट आपको दिया जाएगा वीकली में। तो चौथा है आपको टॉपर्स इंटरेक्शन सेशन, यानी कि जहां आप टॉपर्स के साथ उनके टिप्स और स्टेटिस जान सकते हैं। पांचवा है आपका रियल सीवीटी एग्जाम, यानी कि एक्चुअल एग्जाम से पहले आपका एक सीवीटी एक्सपीरियंस होगा कि एग्जाम से पहले कैसा आपका माहौल होता है, किस टाइप का आपको प्रेशर झेलना है। उसमें आप एग्जाम भी दे सकते हैं, जैसा कि टेक्स्ट बुक मॉक के तौर पे पहले भी आपको ये मिलता रहा है। और ये सभी फ्यूचर आपकी प्रिपरेशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तो अगर आप अपने सिलेक्शन को गारंटेड करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें टेक्स्ट बुक का एसएससी सीजीएल गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम। जैसा कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, इनरोलमेंट जो क्लोज है आपको 10 जुलाई तक क्लोज हो जाएगा। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं एसएससी सीजीएल में, जैसा कि अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। जैसा हम कहते हैं, आसान नहीं है पर सिलेक्शन गारंटेड है, ये टेक्स्ट बुक की गारंटी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी ज्वाइन करें और अपना सिलेक्शन गारंटेड करें, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में भी है, और कूपन कोड यहाँ पर आप लोग को यूज करना है APG ट्रिपल एसएससी नहीं, APG और SSC यूज करना है। तो आप लोग हो जाइए, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, और आपको अलग से एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप भी दिया जाएगा, जो कि आपको डॉट क्यूरीज सपोर्ट के लिए रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि फौजियों को समर्पित गीत संदेशे आते हैं को किसने लिखा है। जैसा कि आप लोग वॉर फिल्म देखे होंगे तो आपको एक गीत सुनाई देता होगा, गाना सुनाई देता होगा, संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं। तो ये गीत हो जो कि आपको किसने लिखा है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका हो जाएगा जावेद अख्तर, ठीक है। संदेशे आते हैं को 1997 की JP दत्ता के द्वारा निर्देशित फिल्म बॉर्डर का एक देशभक्ति गीत है। इसे जावेद अख्तर के द्वारा लिखा गया है। अनु मलिक ने संगीत दिया है और रूप कुमार राठौर और सोनू निगम ने इसे गाया है। यह गीत भारतीय सैनिक के दर्द को बयां करता है और फिल्म की सफलता के कारणों में से एक यह गीत भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हरित क्रांति, नीली क्रांति और श्वेत क्रांति, पीली क्रांति और स्वर्णिम क्रांति क्या है। यानी कि 4 क्रांति का नाम आपसे दिया गया था, नीली, श्वेत, पीली और गोल्डन क्रांति, और चारों को आपको मिलान करना था। तो चलिए देखते हैं इन सभी क्रांतियों का संबंध किससे है। तो पहले हम लोग नीली क्रांति की बात करते हैं। तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो दोस्तों आपका समुद्री मछली और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्रांति को शुरू किया गया था, और इस क्रांति
क्रांति के जो जनक है हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कुमार कृष्णन है। ठीक है, उसके बाद है आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और दूध के उत्पादन में इसने दूध के उत्पादन को वृद्धि करने के लिए क्रांति को शुरू किया गया था और भारत में वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा है आपका पीली क्रांति। पीली क्रांति की बात करते हैं तो 1986 से 87 में यह क्रांति आपका शुरू हुआ और खाद्य तेलों विशेषकर सरसों तिल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए या आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके उसके लिए क्रांति को शुरू किया गया था और सेम पित्रोदा को व्यापक रूप से पीली क्रांति का जनक भी माना जाता है। ठीक है, अगला है आपका स्वर्णिम क्रांति जिसे कि गोल्डन क्रांति के नाम से जानते हैं। यह क्रांति आपका शहद उत्पादन और बागवानी से जुड़ा हुआ था। यह और भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों का एक घटक है और निरपक्ष टूटेज को भारत की स्वर्णिम क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। साथ में हरित क्रांति को भी याद रखना है जो कि बहुत ही फेमस क्रांति है। 1950 और 60 के दशक में ये क्रांति को शुरू किया गया था कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और इसके जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है भारत में, लेकिन विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन ब्लॉक को जाना जाता है। तो इस बात को भी याद रखना है, ये सभी आपसे एग्जाम में पूछा गया था। साथ में भारत में कुछ क्रांतियां हुए हैं जैसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखें तो एक आपका हुआ सदाबहार क्रांति जिसके जनक आपके कौन है कौन नहीं है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम बता देते हैं कि इसका संबंध किससे था। सदाबहार क्रांति का संबंध था प्रौद्योगिकी विकास और पारिस्थितिक सिद्धांत का एकीकरण करने के लिए। प्रोटीन क्रांति भी हुआ उच्च उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। पीली क्रांति तिलहन। काली क्रांति की बात करेंगे तो पेट्रोल, ऐसा मानिए कि पेट्रोल काला होता है तो काली क्रांति से आपको याद रखना है। नीली क्रांति से मछली उत्पादन को याद रखना है, मछली आपका होता है समुद्र में, समुद्र का पानी नीला होता है तो इसको याद रखना है। भूरी क्रांति की बात करते हैं तो चमड़ा, कोको और गैर पारंपरिक उत्पाद से संबंधित भूरी क्रांति है। मान लीजिए कि चमड़ा आपका भूरा होता है तो उससे आप लोग याद रखिएगा भूरी क्रांति। इसके अलावा फाइबर क्रांति की बात करते हैं तो जूट उत्पादन से आपका था स्वर्णिम फाइबर क्रांति। स्वर्ण क्रांति आपका फल शहद उत्पादन से संबंधित था। ग्रे क्रांति आपका उर्वरक से था। गुलाबी क्रांति आपका प्याज से था। रजत क्रांति का उत्पादन आपका अंडा से था। सिल्वर फाइबर क्रांति का उत्पादन आपका कपास से था। लाल क्रांति आपका टमाटर और मांस उत्पादन से था। गोल क्रांति आपका आलू से था, आलू भी गोल होता है इसके लिए गोल क्रांति भी किया गया था। हरित क्रांति आपका कृषि उत्पादन से था। श्वेत क्रांति आपका दूध से था, दूध भी गोल होता है और इसके लिए आपका क्रांति भी किया गया था तो श्वेत क्रांति ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। हाँ, मुझे मालूम है कि ये आपका क्वेश्चन नहीं आया था। आपका क्वेश्चन आपका आया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या है, तो इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो यही प्रश्न आपका बना था कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पहले नाम वल्लभ भाई पटेल ही था लेकिन बाद में सरदार लगा था आपका 1928 का जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसके दौरान लगा था। इन सत्याग्रह का जो नेतृत्व किए थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे और यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि है जो कि दिया था और लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। साथ में भारत का बिस्मार्क के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बिस्मार्क है जो कि आपका जर्मनी का एक राजा हुआ जो कि पूरे बिस्मार्क को एक किया। उसी प्रकार भारत में आप लोग जानते होंगे जब आपका आज़ादी हुआ था उस समय बहुत सारे प्रांत में बटे हुए थे तो सभी भारत को एकीकरण आपके किए थे वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। साथ में अगर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से पूछेगा तो इसका राइट आंसर आपका दादा भाई नौरोजी होगा। दादा भाई नौरोजी को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक, भारत में ड्रेन थ्योरी के प्रस्तावक के रूप में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा ये पहला व्यक्ति थे जिन्हें राष्ट्रीय आय की गणना किया है। इसके अलावा सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक की बात आएंगी तो इसका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले होगा। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो लोकमान्य के नाम से इन्हें जाना जाता है और भारतीय शांति का जनक भी इन्हें कहा जाता है जो कि सर वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा इनको कहा गया था। साथ में इनके द्वारा समाचार पत्र को भी शुरू किया गया था, मराठा केसरी आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि लोक नृत्य तेरह ताली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। यानी कि तेरह ताली की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान होगा। तेरह ताली राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कामर जनजाति के द्वारा किया जाता है और तेरह ताल प्रदर्शन करते हुए महिलाएं हैं जो कि भूमि पर बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो पूछा गया कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है जिसे मनुष्य देख सकता है तो सीमा क्या है, तो इसका राइट आंसर 400 से लेकर 700 नैनोमीटर इसका राइट आंसर है। दृश्यमान स्पेक्ट्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जो मानव आंख को दिखाई देता है। तरंगदैर्घ्य की इस श्रेणी में विद्युत चुम्बकीय विकिरण को दृश्यमान प्रकाश या केवल प्रकाश कहा जाता है और एक समान मानव आंख लगभग 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक तरंगदैर्घ्य पर प्रतिक्रिया करेगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति
के द्वारा कब हस्ताक्षरित किया गया था या राष्ट्रपति का सहमति कब मिला था? तो इसका राइट आंसर आपका डेट पूछा गया था, तो 11 अप्रैल 2023 इसका आपका राइट आंसर था, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 को अप्रैल 2023 में संसद के द्वारा पारित किया गया था और 11/4/2023 को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी। इसके अलावा लोकसभा में मार्च 2023 को आपका ये पारित किया गया था और विधेयक को पारित किया गया था। अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये विधेयक आपका अधिनियम बन गया। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? थर्ड सीट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन सेम टू सेम, जिसका राइट आंसर आपका डॉक्टर मनोज सोनी है। डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। 5 अप्रैल 2022 को इन्होंने पदभार संभाला था प्रदीप कुमार जोशी के स्थान पर, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरोरा परमाणु जो शक्ति केंद्र है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। 7 परमाणु संयंत्र को तो आपको याद ही रखना है, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। उस 7 में से एक तो आपका नरोरा हो गया, जो कि गुजरात में उत्तर प्रदेश में है। दूसरा आपका काकरापार है, जो कि आपका गुजरात में है। बस याद रखिए कहाँ पर है, तो गुजरात में है। इसके अलावा कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कायगा जो कि कर्नाटक में है, राजस्थान में है राजस्थान परमाणु बिजली घर। इसके अलावा तारापुर है जो कि महाराष्ट्र में है और कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा आपका है जो कि तमिलनाडु में है। कोई जरूरी नहीं है आपका इसका स्थापना वर्ष याद रखने का, बस आपको कहाँ पर है याद रखना है। 7 है, 7 को ही याद रखना है, उससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि विच प्लानेट हैज़ डे फॉर 16 आवर, यानी कि किस ग्रह का जो दिन है 16 घंटे का होता है? तो राइट आंसर आपका नेपच्यून होगा। नेपच्यून पर एक दिन लगभग 16 घंटे का होता है, जिस प्रकार पृथ्वी पर एक दिन आपका 24 घंटा का होता है। नेपच्यून को एक चक्कर लगाने में वाला समय है और नेपच्यून सूर्य के चारों ओर पूरी परिक्रमा नेपच्यून के समय में एक वर्ष लगभग 165 वर्ष में पूरा करता है। यहाँ पृथ्वी दिन की बात करेंगे तो 60,190 दिन। ठीक है, उसी प्रकार कुछ और प्लानेट का डे लेंथ देखें तो नेपच्यून का तो 16 आवर है, यूरेनस का आपका 17 घंटा है, सैटर्न का आपका 11 घंटा है, जुपिटर का आपका 10 घंटा है, मार्स का आपका 25 घंटा है, अर्थ का 24 घंटा है, वेनस की बात करते हैं तो 5,832 घंटा है और मरकरी की बात करते हैं तो 1,408 घंटा है। ठीक है, इन सभी को याद रखिएगा। नेपच्यून का पूछा गया है तो और सभी का पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिसाइड्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, यानी कि SLR को कौन निर्धारित करता है? तो राइट आंसर आपका RBI होगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष आपके शशिकांत दास हैं। तो इसका राइट आंसर होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में SLR कहते हैं। यह SLR आखिरकार है क्या? तो यह आपका जमा राशि है, वो जमा राशि का वो न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक की बात करते हैं तो जो बैंक आपका है SBI है, PNB यानी कि RBI का आपका केंद्रीय बैंक है, उसके छोड़ा के जो भी बैंक होगा वो ज़्यादातर आपका सब वाणिज्यिक बैंक ही होगा। उसको एक न्यूनतम उसमें जितना मतलब मान लीजिए कि SBI एक बैंक है तो उसमें जितना भी पैसा होगा उसका एक न्यूनतम प्रतिशत, यानी कि मान लीजिए SLR आपका 5% RBI के द्वारा निर्धारित किया गया है तो वो 5% जो है SBI को नकदी में, सोना में या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखना होगा। ये मूल रूप से आरक्षित आवश्यकता है जिसे बैंकों से ग्राहकों को ऋण देने से पहले रखने की अपेक्षा की जाती है और SLR RBI के द्वारा तय किया जाता है। ये भारत में ऋण वृद्धि पर नियंत्रण का एक रूप है। ठीक है, अगर मान लीजिए SLR नहीं होगा तो जितना पैसा बैंक में आएगा वो सभी को लोन ही दे देगा, तो बैंक में आखिरकार बचेगा क्या? बैंक तो आपका दिवालिया हो जाएगा। इस कारण आपका जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है उसको बनाए रखना आपका जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्स का संबंध किस खेल से है? तो बेल्स के संबंध की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्रिकेट होगा। बेल्स क्रिकेट के खेल में बेल एक विकेट बनाने का 3 स्टंप के शीर्ष पर रखी गई 2 छोटी छड़ियों में एक है। ठीक है, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, ये आपका स्टंप हुआ, स्टंप के ऊपर 2 आपका बेल्स रखा जाता है। ठीक है, यही दोस्तों आपका जो बेल्स है वही आपका पूछा गया था। ठीक है, बाकी क्रिकेट से संबंधित अन्य शब्दावलियों के बारे में हमने फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में ही डिस्कस कर दिया है। सभी शब्दावली क्रिकेट से जितने भी बने हैं जहां से आपको वाइड बोल नोट आउट का आपका प्रश्न आया था। अगला है पश्चिमी जो चक्रवाती विक्षोभ है जो कि आपका कहां पर उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर दोस्तों आपका मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर इसका राइट आंसर होगा। पश्चिमी जो चक्रवात है विक्षोभ है जो कि भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाला निम्न दाब प्रणाली है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धराव के प्रभाव में यह पवन प्रणाली भारत पहुंचती है और वर्षा का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उच्च न्यायालय के द्वारा कौन सा रिट जारी की जाती है जब उसे लगता है कि निचली अदालत उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है? तो राइट आंसर आपका निषेध यानी कि प्रोहिबिशन होगा, जो कि आपका जारी किया जाता है। रिट मौलिक अधिकार को परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार है, आर्टिकल 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट जारी करता है
और निषेध एक उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है यदि उसे लगता है कि निचली अदालत पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है। 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। निषेध हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, मेनमस हो गया, सेटी ऑर्डर ही होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा। अगला है गुजरात में मकर संक्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका होगा उत्तरायण, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। ये 2 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन उत्तरायण और अगले दिन वासी उत्तरायण, यानी कि बासी उत्तरायण। गुजरात में मकर संक्रांति के दिन आकाश पतंगों से भर जाता है क्योंकि लोग अपने छतों पर उत्तरायण का पूरे 2 दिन का आनंद लेते हैं। और आपको बता दें कि ये मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है, ठीक है, तो जिसका अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, यानी कि 26 राज्यों में ये त्यौहार बनता है और 16 नामों के साथ बनता है। तो उसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखें तो कश्मीर में शिशुर क्रांति के नाम से, शिशुर संक्रांत के नाम से, हिमाचल प्रदेश में माघसाजी के नाम से, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में लोहड़ी के नाम से, उत्तराखंड में उत्तरायणी और घूतिया तैयार के नाम से, गुजरात में उत्तरायण पर्व, कर्नाटक में मकर संक्रमण, केरल में मकर बिलक्कू, मणिपुर में कंग शिब्बू। इसके अलावा मकर संक्रांति कहाँ कहाँ, तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जम्मू में, दिल्ली में, अरुणाचल प्रदेश में मकर संक्रांति का मकर संक्रांति ही नाम है। झारखंड में टुसू पर्व के नाम से, उड़ीसा में मकर चौला के नाम से, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा में पोप संक्रांति के नाम से, असम मेघालय मिजोरम में माघ बिहू के नाम से, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भोगी पंडुगाई के नाम से, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मांडो महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मांडो महोत्सव की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका होगा गोवा। मांडो महोत्सव आपका एक सुंदर नृत्य प्रदर्शन है जो कि गोवा में मनाया जाता है। बाकी यहाँ मांडो महोत्सव के संबंध में कुछ पॉइंट्स है तो उसको भी आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में आपका होता है 5 खिलाड़ी। तो बास्केटबॉल एक खेल में 2 टीमों के साथ खेला जाता है जिसमें प्रत्येक टीम के 5 खिलाड़ी का एक समय कोर्ट पर रहते हैं, अर्थात एक समय में 10 खिलाड़ी खेलते हैं। जिस प्रकार क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं उसी प्रकार बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी रहता है। हॉकी में 11 है, क्रिकेट में 11 है, कबड्डी में 11 है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपका ये खो खो में 7 है और कबड्डी में 7 है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? राइट आंसर 14 सितंबर 1949 हो जाएगा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 के दिन मिला था। तब से हर साल हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है वो राजभाषा कहलाती है। संविधान की धारा 343 आई के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। देवनागरी लिपि को मान्यता भी दिया गया है। ठीक है, और बता दें कि 22 अप्रैल 1947 को जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है उसको मान्यता मिला था। इसके अलावा हमने सेकेंड शिफ्ट के वीडियो में चर्चा किया था कि राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को कब दर्जा प्रदान किया गया है, तो उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? आपका 2023 के अकॉर्डिंग पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका एन रंगास्वामी होगा। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री आपके एन रंगास्वामी है। पुडुचेरी एक आपका यूटी है और आपको मालूम होगा कि 2 यूटी में, दिल्ली और पुडुचेरी में आपके मुख्यमंत्री रहते हैं, यानी कि वहाँ पर आपका विधानसभा है, बाकी में नहीं है। तो इसको याद रखना है। बाकी मुख्यमंत्रियों का जो लिस्ट है हमने आपको PDF के माध्यम से प्रोवाइड है जो कि कराया है, तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। यहाँ पर डिस्कस करना समय का बर्बादी होगा। तो अभी तक इतना ही प्रश्न है जो कि मिला है, और प्रश्न मिलेंगे तो उसको हम लोग PDF में देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और याद रहे कि जो भी लोग SSC CGL का प्रिपरेशन कर रहे हैं 1-to-1 इंटरेक्शन मेंटरशिप से जुड़ना ना भूलिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड आपको APG SSC यूज करना है, तो ध्यान रहे। और इसका जो लिंक है कॉमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।